पेपर नंबर 2 फिजिकल केमिस्ट्री क्वांटम केमिस्ट्री नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 1 लर्निंग आउटकम फॉर्मुलेशन ऑफ श्रोडिंगर formulation of quantum mechanics Schrodinger quantum mechanics time dependent Schrodinger equations 3.2 टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस। तो यहाँ पर हम क्या क्या सीखने वाले हैं लर्निंग आउटकम। सेकेंड है फॉर्मूलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। थर्ड श्रोडिंगर क्वांटम मैकेनिक्स। श्रोडिंगर क्वांटम मैकेनिक्स जो दो टाइप का रहता है, पहला है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ऐसा श्रोडिंगर इक्वेशन जो टाइम डिपेंडेंट है। 3.2 टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ऐसा श्रोडिंगर इक्वेशन जो टाइम इंडिपेंडेंट है। फोर्थ ऑपरेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स का ऑपरेशन। 4.1 राइटिंग श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखना सिस्टम के लिए कुछ कंसिडर करके। 4.2 डिफाइनिंग बाउंड्री कंडीशन फॉर द सिस्टम, सिस्टम के लिए बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करना। 4.3 सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशंस, श्रोडिंगर इक्वेशंस का सोल्यूशंस। राइटिंग श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर केमिकल सिस्टम, केमिकल सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना। 6 समरी। आफ्टर स्टडिंग दिस मॉड्यूल यू शैल बी एबल टू नो, ये मॉड्यूल सीखने के बाद क्या आपको पता चलेगा। नो द बेसिक इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक इक्वेशन पता चलेगा। लर्न द टू फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए दो फॉर्म सीखेंगे। आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टडिंग अ सिस्टम क्वांटम मैकेनिकली, यहाँ पे स्टेप्स जो इन्वॉल्व रहता है सिस्टम को क्वांटम मैकेनिकली सीखने के लिए। राइट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर केमिकल सिस्टम, केमिकल सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखना। Formulation of quantum mechanics. Classical mechanics failed to correctly explain the experimental behavior of various phenomena such as black body radiations, photoelectric effects, Compton effect, atomic spectrum, heat capacity of solids and so forth. तो क्वांटम मैकेनिक्स का फॉर्मुलेशन, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो अलग अलग फिनोमेना का एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर नहीं सकते, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, हीट कैपेसिटी सॉलिड का। It was established later that the above mentioned phenomena could be correctly reproduced by considering particle behavior. Energy quantization is equal to h nu of radiations। तो ये जो है एस्टैब्लिश हुआ था ऊपर का फिनोमेना, ताकि पार्टिकल का ड्वेल बिहेवियर को कंसिडर कर सके। एनर्जी क्वांटाइजेशन इक्वल टू एच न्यू है रेडिएशन का। लुई दी ब्रोगली 1924 said that nature manifests itself in two forms, matter and radiation। लुई दी ब्रोगली ने 1924 में बताया था कि नेचर जो है दो फॉर्म में होता है, एक है मैटर, दूसरा है रेडिएशन। एंड इफ द रेडिएशन हैज अ ड्वेल बिहेवियर, wave, reflection, refraction, diffraction, etc. and particle with energy E equal to h nu, photoelectric effect, Compton effect, then by virtue of symmetry, matter should also have a dual behavior। तो रेडिएशन के बाद रेडिएशन जिसका दो बिहेवियर है, जैसे कि एक वेव बिहेवियर दिखाता है, दूसरा पार्टिकल बिहेवियर। वेव बिहेवियर में रेडिएशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन दिखाता है, और जब पार्टिकल की तरफ बिहेव करते हैं तो एनर्जी एच न्यू होता है। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट पार्टिकल का बिहेवियर दिखाता है। तो इसकी वजह से सिमेट्री का क्वालिटी रहता है, और मैटर भी जो है वो भी ड्वेल बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, जैसे रेडिएशन ड्वेल बिहेवियर दिखाता है तो मैटर भी ड्वेल बिहेवियर ही दिखाता है। Brownlee suggests that particle wave-like property characterized by wavelength nu psi is equal to h upon p, where p momentum is mass multiplied by speed। तो ब्राउनली ने बताया था कि पार्टिकल जो है
जब भी वेव जैसे प्रॉपर्टी दिखाता है तो उसका जो वेवलेंथ जो रहता है साई एच अपॉन पी रहता है, तो पी इक्वल टू एम वी रहता है, एम जो मास रहता है, वी वेलोसिटी रहता है. This idea inspired Schrödinger and Heisenberg, and they independently formulated quantum theory in 1925 to study the behavior of microscopic matter. तो ये आइडिया जो था श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग को बहुत ही इंस्पायर्ड हो गए उससे, और इसीलिए उन्होंने क्वांटम थ्योरी का इंडिपेंडेंट फॉर्मूला बनाया था 1925 में, जहाँ पे माइक्रोस्कोपिक मैटर का बिहेवियर के बारे में उन्होंने स्टडी किया. तो एरविन श्रोडिंगर के हिसाब से वेव मैकेनिक्स बताता है और वर्नर हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स मैकेनिक्स बताता है. तो एरविन और श्रोडिंगर का जो वेव मैकेनिक्स वो किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन. एरविन श्रोडिंगर का जो वेव मैकेनिक्स जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन पे बेस्ड है. और वर्नर हाइजेनबर्ग जो मैट्रिक्स मैकेनिक्स के बारे में बताता है, ये मैट्रिक्स मैकेनिक्स पे बेस्ड है, मैट्रिक्स मेथड पे बेस्ड है. तो दोनों साइंटिस्ट का जो मैकेनिक्स जो है वो अलग अलग मैथ्स के ऊपर बेस्ड है. एरविन श्रोडिंगर का वेव मैकेनिक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन पे बेस्ड है, और हाइजेनबर्ग का मैट्रिक्स मैकेनिक्स मैट्रिक्स मेथड पे बेस्ड है. At the first sight, the two approaches appear different, but later Dirac and Newman showed that in essence the two formulas are mathematically equivalent. अब दोनों साइंटिस्ट को देख के ऐसा लगता है कि दोनों साइंटिस्ट का मैकेनिक्स जो है अलग चीज़ों के बारे में बताता है, क्योंकि उन दोनों ने अलग अलग मैथ्स इक्वेशन यूज़ किया. एक ने पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ किया, दूसरे मैट्रिक्स यूज़ किया. लेकिन इसके बाद डायरेक्ट और न्यूमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि दोनों श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग का जो ये मैकेनिक्स था वो सेम बातें बताता है. ठीक है. इन दिस पेपर वी विल डिस्कस द डिटेल्ड थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर quantum mechanics since it appear more familiar to chemists than Heisenberg formulation. तो इस पेपर में हम श्रोडिंगर क्वांटम मैकेनिक्स के थ्योरी एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि केमिस्ट जो है वो श्रोडिंगर क्वांटम मैकेनिक्स से ज़्यादा रिलेट करते हैं कंपेयर टू हाइजेनबर्ग फॉर्मूलेशन से. Schrödinger quantum mechanics. The Schrödinger formulation of quantum theory revolve around a partial differential equation, now popularly known as the Schrödinger equation. तो क्वांटम थ्योरी का जो श्रोडिंगर फॉर्मूलेशन जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन पर बेस्ड है, जिसे आज पॉपुलरली बताया जाता है श्रोडिंगर इक्वेशन. श्रोडिंगर फॉर्मुलेटेड नॉन relativistic quantum mechanics where mass is assumed to be constant and does not vary with velocity or speed. तो श्रोडिंगर फॉर्म ने नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में फॉर्मुलेट किया था, जहाँ पर मास को कांस्टेंट रखा जाता है और उसका स्पीड और वेलोसिटी जो है वो क्या है उसमें डिफरेंस नहीं होता. अगर मास को कांस्टेंट रखेंगे तो स्पीड के बारे में जान पाएंगे, उनका वेलोसिटी के बारे में जान पाएंगे. Where direct develop a relativistic quantum theory where mass vary with velocity or speed. लेकिन डायरेक्ट जो थे रिलेटिविस्टिक क्वांटम थियरी ने डेवलप किया, उन्होंने कहा मास जो है चेंज होता है जैसे जैसे वेलोसिटी या फिर स्पीड चेंज होता है. द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1933 वाज awarded jointly to Erwin Schrödinger and Paul Adrian Maurice Dirac. नोबेल प्राइज जो फिजिक्स में जो 1933 में जो विजेता थे वो एरविन श्रोडिंगर थे और पॉल एडरियन मॉरिस डायरेक थे. Over here, we will restrict our discussion to Schrödinger non-relativistic quantum mechanics. यहाँ पर हम श्रोडिंगर नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. The Schrödinger equation describes the behavior of atomic particle by means
of a function called wave function or a state function psi. तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है एटॉमिक पार्टिकल का बिहेवियर के बारे में बताता है, जो फंक्शन की वजह से उसका एटॉमिक बिहेवियर का एटॉमिक पार्टिकल का बिहेवियर के बारे में बताता है. उसे कहते हैं वेव फंक्शन या फिर स्टेट फंक्शन psi. There are two forms of Schrodinger equation, time dependent and time independent. तो Schrodinger equation दो टाइप का है, time dependent और time independent होता है. The wave function is a function of a particle position and time psi x y z t in the time dependent Schrodinger equations. तो wave functions तो पार्टिकल का पोजीशन और टाइम का जो वेव फंक्शन जो रहता है, जो पार्टिकल का पोजीशन और टाइम का फंक्शन रहता है वो क्या रहता है, साई इन ब्रैकेट एक्स वाई जेड और टी रहता है, जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है. वेयर एज इट इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली साई एक्स वाई जेड इन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन. और जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो है उसका पार्टिकल का पोजीशन का फंक्शन मतलब जो वेव फंक्शन है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. तो इसीलिए जो वेव फंक्शन है वो क्या रहेगा, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स रहेगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं रहेगा. टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन H bar psi is equal to I H bar psi wave function upon delta t, where H bar is equal to H upon 2 pi. Here H bar is Hamiltonian operator, psi is the wave function and H is the Planck's constant. तो H कैप जो होता है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, psi वेव फंक्शन होता है, H प्लैंक कांस्टेंट होता है. This form of Schrodinger equation used for non-conservative system where energy change with time, mainly used in spectroscopy. तो यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशंस का ये जो फॉर्म जो रहता है यूज़ होता है नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम्स के लिए, जहाँ पे एनर्जी चेंज होता है टाइम के साथ. और ये जो है ज़्यादातर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ किया जाता है. तो जैसे जैसे टाइम बदलता है तो एनर्जी भी चेंज होता है, और जो कि ये नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है, ये जो प्रिंसिपल जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ किया जाता है. दिस फॉर्म इज़ नॉट सिमेट्रिकल इन द सेंस that it is doubly differential with respect to position and singly differential with respect to time. तो ये जो फॉर्म जो है सिमेट्रिकल नहीं है. तो ये जो है डबली डिफरेंशियल है पोजीशन और अलग अलग सिंगली डिफरेंशियल टाइम के साथ. दिस अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द वेव फंक्शन. ये जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ये वेव फंक्शन का कंटिन्यूटी पे इफेक्ट करता है. तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का फॉर्मूला H कैप psi अपॉन I H bar delta psi upon delta t. H bar is equal to H upon 2 pi. Time independent Schrodinger equation. The time independent Schrodinger equation is used when dealing with stationary state conservative system where energy of the system remain constant with respect to time. The time independent Schrodinger equation यूज किया जाता है ताकि वो स्टेशनरी स्टेट के साथ डील कर सके. स्टेशनरी स्टेट कंजर्वेटिव सिस्टम होता है जहाँ पे सिस्टम का एनर्जी कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ. H bar psi is equal to E psi, where H bar is the Hamiltonian operator, psi is the wave function and E is the energy of the state wave function. तो H कैप जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर रहता है, psi वेव फंक्शन रहता है, E जो रहता है स्टेट वेव फंक्शन का एनर्जी होता है. Over here we will be studying the time independent Schrodinger equation with the states that. तो
जैसे जैसे स्टडी करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में, तो हमें ये आगे एक स्टेटमेंट मिलता है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट के बारे में। When the Hamiltonian edgebar operator acts on the wave function psi, the result is proportional to the same wave function psi stationary state, and the proportionality constant is the energy of the state wave function। तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन एडजबार ऑपरेटर जो है वो वेव फंक्शन की तरह एक्ट करता है, तो इसका जो रिजल्ट जो है वो प्रोपोर्शनल रहता है सेम वेव फंक्शन साइज से जो स्टेशनरी स्टेट है, और प्रोपोर्शनल रहता है कांस्टेंट से, और ई जो है वो स्टेट वेव फंक्शन का एनर्जी है। इन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन the Hamiltonian operator is equal to the total energy operator. One can say that it is quantum mechanical operator of energy। तो श्रोडिंगर इक्वेशन का टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इक्विवेलेंट रहता है टोटल एनर्जी का ऑपरेटर से, या फिर एनर्जी का क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर से। तो ये जो है इट इज़ टेकन एज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर टी बार टी कैप्स एंड ऑपरेटर एनर्जी ऑपरेटर वी कैप। तो टी कैप जो रहता है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर रहता है, वी कैप जो रहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर रहता है। तो एच कैप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, टी कैप काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, वी कैप पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है। Operator is mathematical command that tell you that what to do and what follow। ऑपरेटर जो एक मैथमेटिकल कमांड है जो बताता है कि क्या करना चाहिए जब तुम फॉलो करेंगे। तो ऑपरेटर मस्ट प्रीसीड द फंक्शन ऑन विच इट एक्ट्स। ऑपरेटर को अपने फंक्शन के हिसाब से एक्ट करना चाहिए। For every measurable observable property there is corresponding operator। तो हर प्रॉपर्टी जिसको मेजर किया जा सकता है उनका अपना अपना खुद का ऑपरेटर होता है। तो जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है, जो ऑब्जर्वेबल मेजर कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं उसका करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर है। हैमिल्टोनियन डज नॉट हैव एनी यूनिट्स। हैमिल्टोनियन का अपना खुद का कोई यूनिट नहीं। इट इज़ मैथमेटिकल कमांड। हैमिल्टोनियन मैथमेटिकल कमांड है। इट इज़ डायमेंशनलेस। हैमिल्टोनियन जो है एक डायमेंशनलेस है। Operations of quantum mechanics। To study a macroscopic system, quantum mechanics using a Schrödinger equation, the following four steps are mainly followed। तो क्वांटम मैकेनिक्स का ऑपरेशन यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्वांटम को मैकेनिकली स्टडी किया जाता है, जहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन यूज होता है। इसमें 4 स्टेप फॉलो होता है। राइटिंग श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखना सिस्टम के लिए कुछ कंडीशन के अंदर। श्रोडिंगर इक्वेशन इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। दिस इक्वेशन हैज़ नो डेरिवेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है क्वांटम मैकेनिक्स का फंडामेंटल इक्वेशन है, और इस इक्वेशन का कोई डेरिवेशन नहीं है। H cap psi equal to E psi। cap is used over operator। cap जो है वैसे ऑपरेटर के ऊपर यूज करते हैं। H cap is equal to Hamiltonian operator and energy operator। H cap जो रहता है Hamiltonian operator रहता है, energy operator रहता है। psi is wave function और eigen function और state function। psi जो है wave function है, या फिर eigen function है, या फिर state function। ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये जो है सिस्टम का टोटल एनर्जी है। No two system have same Schrödinger equation। That is Schrödinger equation differ from the system to system in only H cap। तो कोई भी दो सिस्टम का सेम और Schrödinger equation नहीं होता है। मतलब Schrödinger equation जो है सिस्टम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में काफ़ी अलग है, सिर्फ H कैप में।
H cap is equal to sum of kinetic energy operator and potential energy operator. H cap जो रहता है वो टोटल एनर्जी ऑपरेटर रहता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर रहता है. तो एच कैप इज इक्वल टू टी कैप प्लस वी कैप. टी कैप क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर. इट इज़ नेवर ज़ीरो फॉर सिस्टम. तो टी कैप जो रहता है वो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है और सिस्टम के लिए कभी ज़ीरो नहीं रहता है. वी कैप इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर. इट मे और मे नॉट बी ज़ीरो फॉर ए सिस्टम. वी कैप जो रहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर रहता है. ये शायद से ज़ीरो वैल्यू दे सकता है सिस्टम को या फिर नहीं भी दे सकता है. सिंस एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई. तो एच कैप साई जो है ई साई ही होता है. H cap psi is equal to E psi. Therefore, T cap plus V cap psi is equal to E psi. So T cap plus V cap in bracket psi is equal to E psi होता है. Kinetic energy of a microscopic particle can never be zero as microscopic particle can never be at rest. तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है. और जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी रहता है वो कभी स्टेशनरी स्टेट में नहीं रहता, रेस्टिंग स्टेट में नहीं रहता, कभी भी एक पोजीशन में नहीं रहता, मूव होते रहता है. दिस इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी. तो ये जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है. डेल्टा एक्स multiplied by delta px greater or equal to h upon 4 pi. If particle is at rest, then its exact position is known. Delta x is 0 and delta px will be infinity. अगर पार्टिकल रेस्टिंग पोजीशन में है, अगर पार्टिकल एक ही जगह पर है, मूव हो ही नहीं रहा है, तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन पता रहता है. तो डेल्टा एक्स 0 हो जाता है और डेल्टा पी एक्स जो है इन्फिनिटी होता है. और एम डेल्टा वी इज इक्वल टू इन्फिनिटी या फिर एम डेल्टा वी इन्फिनिटी होता है. मोमेंटम और एम डेल्टा वी एक ही है तो वो इन्फिनिटी होता है. दैट इज़ अ पार्टिकल हैज़ सम काइनेटिक एनर्जी. इसका मतलब ये है कि पार्टिकल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है. सो पार्टिकल कैन नॉट बी रेस्ट. तो इसका मतलब पार्टिकल जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी है, से पार्टिकल रेस्ट नहीं ले सकता, पार्टिकल एक पोजीशन में नहीं रह सकता है. Schrödinger equation for a single particle of mass m with zero potential energy moving in one dimension, let's say x direction. तो सिंगल पार्टिकल के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है उसका मास m रहता है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होता है, वो एक डायरेक्शन में मूव होता है. जैसे समझ लो पार्टिकल x डायरेक्शन में जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी v कैप ज़ीरो है. तो h कैप साई इज इक्वल टू ई साई क्या देगा? टी कैप साई इक्वल टू ई साई, क्योंकि वी कैप तो ज़ीरो है इसीलिए काइनेटिक एनर्जी होगा. टी कैप इज इक्वल टू टी एक्स. इसका फॉर्मूला क्या होगा? माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर. तो ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन. तो जब भी पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव होगा तो उस पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा. सो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो जहाँ पे टी कैप था वहाँ पे माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई साई. ठीक है, क्योंकि टी का फॉर्मूला ही यही है, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई साई. नाउ suppose if the particle is moving in xy plane with the potential energy
with the zero potential energy, then the Schrodinger equation becomes, अगर इमेजिन करो कि पार्टिकल एक्स वाई प्लेन दोनों प्लेन में मूव हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो ही है पहले के जैसा, तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगा, तो टी कैप इज इक्वल टू टी कैप एक्स वाई, और फॉर्मूला क्या होगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम होगा, इन ब्रैकेट डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर। अब श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगा एक्स वाई प्लेन का, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम जो कॉमन है, इन ब्रैकेट डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर psi equal to E psi. With the particles moving in a space, that is in 3 dimension x y z, then the Schrodinger equation become, अगर पार्टिकल जो है स्पेस में मूव हो रहा है, मतलब पार्टिकल जो है वो एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन में है, तो ये पार्टिकल का श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे बनेगा, तो टी कैप इज इक्वल टू टी कैप एक्स वाई जेड, तो फॉर्मूला है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, इन ब्रैकेट डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, where dz square d square upon dx square plus d square upon dy square plus d square upon dz square is equal to v cap square del square is equal to Laplacian operator। तो ये जो है ये वाला, अब इसका अभी इक्वेशन बढ़ गया है, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर का डेल स्क्वायर हो जाएगा, वी कैप स्क्वायर हो जाएगा, और ये डेल स्क्वायर वी कैप स्क्वायर को क्या बोलते हैं, लैप्लेसियंस ऑपरेटर्स। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, तब वो तीनों एक्स वाई जेड का डिफरेंशियल की जगह पे क्या आएगा, डेल स्क्वायर आएगा जो लैप्लेसियन ऑपरेटर है, ब्रैकेट psi is equal to E psi with V cap is equal to 0. If V potential V cap is unequal to 0, then the Schrodinger equation becomes minus h square upon 8 pi square m del square plus V cap psi is equal to E cap। तो इतना सारा इक्वेशन था, ये किसके लिए यूज़ किया था, अगर पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, पर इन केस अगर पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो नहीं है, तब श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस एच स्क्वायर 8 पाई एम, सॉरी माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी कैप, ये सब फॉर्मूला अंदर है, psi is equal to E psi। So for n particle system moving in 3 dimension space, the Schrodinger equation become, तो n particle system, so n particle systems जो तीनों डायमेंशन में मूव होता है, तो श्रोडिंगर इक्वेशंस क्या बनता है, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एन एप्सिलॉन आई इक्वल टू 1, तो यहाँ पे m जो है वो ऐसा बन गया है, m जो है उसके एप्सिलॉन के आगे गया है, डेल आई स्क्वायर अपॉन एम आई प्लस वी कैप इन ब्रैकेट साई इज इक्वल टू ई साई, वापस बोलती हूँ, इन ब्रैकेट माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एन एप्सिलॉन आई इक्वल टू 1 डेल स्क्वायर आई अपॉन एम आई प्लस वी कैप इन ब्रैकेट psi equal to E psi, where there are n kinetic energy term for the n particle and one total potential energy term for the system under consideration, जहाँ पे n kinetic energy ये terms n particle को दिया गया है, और एक total energy term, एक total potential energy term जो है सिस्टम के लिए वो कंसिडर किया गया है,
श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय। तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? V कैप इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। अगर वो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर रहेगा तो और काइनेटिक एनर्जी पहले के जैसा ही टी कैप इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब श्रोडिंगर इक्वेशन जो है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या बनेगा? तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बनेगा? इन ब्रैकेट माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट साई इक्वल टू ई साई हो जाएगा। डिफाइनिंग बाउंड्री कंडीशन फॉर द सिस्टम। तो सिस्टम के लिए बाउंड्री कंडीशन को डिफाइन करना कैसा होगा? बाउंड्री कंडीशन मीन्स restrictions on the system such as dimension of the system or radius of an atoms। तो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन का मतलब है सिस्टम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस। तो सिस्टम जैसे कि सिस्टम का डायमेंशन या फिर एटम का रेडियस, तो सिस्टम पर रिस्ट्रिक्शन डालना यही बाउंड्री का कंडीशन है। जैसे कि सिस्टम का डायमेंशन का होना या फिर एटम का रेडियस होना। तो पहला तो अलग अलग सिस्टम के लिए बाउंड्री कंडीशन दिया गया है। पहला है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। अगर पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स रहेगा तो उसका बाउंड्री क्या है? x इक्वल टू 0 एल x इक्वल टू एल। इन फर्स्ट डायमेंशन बॉक्स x कैनॉट बी लेस देन 0 और ग्रेटर देन l। तो पहला डायमेंशन बॉक्स जो है x जो है वो 0 से कम नहीं हो सकता है और ना ही l से ज़्यादा हो सकता है। तो वन डायमेंशन बॉक्स में x जो है 0 से कम भी नहीं है और l से ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, l से या फिर ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऑसिलेटर्स, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटर इज इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो ऑसिलेटर का जो एम्पलीट्यूड जो है वो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बीच में है। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इसके बीच में ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड है और x जो है यही ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड्स है। ठीक है, तो ये ऑसिलेटर्स का है बाउंड्री। फिर इलेक्ट्रॉन इन एटम्स। तो इलेक्ट्रॉन जो एटम है रेडियस ऑफ द एटम इज r। तो एटम का रेडियस r है। तो r इज इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू इन्फिनिटी आर टू बाउंड्रीज। तो एटम का जो r जो है रेडियस है और यहाँ पे रेडियस के दो बाउंड्रीज है, r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जो ये एटम जो है उसका रेडियस r इक्वल टू 0 है और सर्कल के बाहर r उसका जो है रेडियस इन्फिनिटी हो जाएगा और r जो है वो इतना ही होता है, r इतना ही होता है। This step is essential because a well-behaved wave function psi must satisfy boundary condition। तो ये जो है steps ये रहना, ये स्टेप जो है इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो वेव एक वेल बिहेव वेव फंक्शन जो है वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। Solution of Schrodinger equations. This step is the most difficult and time-consuming step in studying a system quantum mechanically। तो ये स्टेप जो है ज़रूरी है, ये स्टेप बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग स्टेप्स है जहाँ पे सिस्टम क्वांटम को मैकेनिकल स्टडी किया जाता है। Once the Schrodinger equation has been written and boundary conditions are known, then it is solved to obtain psi
एंड ई। तो यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखा जाता है, बाउंड्री कंडीशन पता रहता है और ये सॉल्व होता है जब साई और एनर्जी मिलता है तो साई मस्ट ऑलवेज सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन। साई जो है वो हमेशा बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। Wave functions are also called state function or eigenfunction. It is a storehouse of information. तो wave function जो psi है उसे state function या फिर eigen function बोलते हैं। ये wave function रहता है, information का storehouse रहता है। The entire information system is contained in psi. तो psi में के अंदर क्या रहता है? psi के अंदर सिस्टम का पूरा इंफॉर्मेशन रहता है। साई जो रहता है वेव फंक्शन, उसके अंदर सिस्टम का पूरा इंफॉर्मेशन भरा हुआ रहता है और यही वेव फंक्शन है। तो अगर सिस्टम का अगर पूरा इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है तो साई के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि साई जो है सिस्टम का पूरा इंफॉर्मेशन उसके अंदर है, क्योंकि वो सिस्टम का पूरा स्टोर हाउस है, सिस्टम का इंफॉर्मेशन का पूरा स्टोर हाउस है। एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ साई, तो साई में से अगर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑब्वियसली साई में से पूरा सिस्टम का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि साई जो है सिस्टम का इंफॉर्मेशन का पूरा स्टोर हाउस है। From psi, the property which exists for system can be found out. तो psi में से सिस्टम के लिए जो पूरा प्रॉपर्टी वो एग्जिस्ट करता है वो मिल सकता है। The property of system can be determined using certain rules of quantum mechanics. तो सिस्टम का जो प्रॉपर्टी है वो डिटरमाइंड होता है जब क्वांटम मैकेनिक्स का रूल्स यूज़ करते हैं। तो अगर सिस्टम का प्रॉपर्टी को जानना है जो साई वेव फंक्शन से एक्सट्रैक्ट करके पता चलेगा, तो उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स का कुछ रूल्स यूज़ कर सकते हैं ताकि वेव फंक्शन में से सिस्टम का पूरा इंफॉर्मेशन जान सके। तो पहला रूल है आइगन वैल्यू, दूसरा है मीन वैल्यू थ्योरम। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन है और मीन वैल्यू थ्योरम है। द डिटेल विल बी डिस्कस इन सब्सिक्वेंट मॉड्यूल्स। आगे के मॉड्यूल में आइगन वैल्यू इक्वेशंस और मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट है राइटिंग श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर केमिकल सिस्टम। For a given chemical system with n nuclei and e electron and total number of terms, kinetic energy and potential energy term in Hamiltonian can be calculated using formula given below. तो श्रोडिंगर इक्वेशन जब लिखा जाता है केमिकल सिस्टम में तो क्या हम जान सकते हैं? तो कोई भी केमिकल सिस्टम जिसमें न्यूक्लियर को n टर्म देंगे, इलेक्ट्रॉन को e, तो जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों टर्म को टोटल मिला के जो नंबर ऑफ टर्म्स बनता है वो हैमिल्टोनियन में आता है। और ये हैमिल्टोनियन जो है कैलकुलेट होता है एक फॉर्मूला यूज़ करके। तो ये फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एच कैप टर्म इज इक्वल टू इन ब्रैकेट n प्लस e मल्टीप्लाई बाय ए इन ब्रैकेट n प्लस e प्लस 1/2। तो नंबर ऑफ एच कैप टर्म्स जो है वो क्या रहेगा? n प्लस e ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाय n प्लस e प्लस 1/2 हो जाएगा। अब ये जो नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन टर्म जो है दो टाइप का रहता है, क्योंकि हैमिल्टोनियन हमें पता है दो एनर्जी से बना हुआ रहता है, पोटेंशियल एनर्जी टर्म और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी टर्म और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। तो नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन टर्म डिवाइड होगा दो टाइम में, काइनेटिक एनर्जी टर्म और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी टर्म। काइनेटिक एनर्जी टर्म में क्या फॉर्म मिलेगा? n प्लस ई होगा, ठीक है, क्योंकि E जो है इलेक्ट्रॉन उसमें मोशन रहता है और न्यूक्लियस में भी कुछ ना कुछ मोशन तो होता ही है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनता है, ठीक है। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी टर्म n प्लस ई होगा। पोटेंशियल एनर्जी टर्म तीन टाइप में डिवाइड होता है, VEN इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर के बीच में अट्रैक्शन एन ही रहेगा। वी एन एन न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिपल्शन, एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन अपॉन टू, न्यूक्लियर न्यूक्लियर के बीच में रिपल्शन होगा क्योंकि दोनों में चार्जेस सेम रहेंगे, रिपल्शन होगा ही। एन ई ई रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, तो रिपल्शन होगा ई इन ब्रैकेट ई माइनस वन अपॉन टू। तो ये पोटेंशियल एनर्जी तीन टाइप में डिवाइड होता है। The following table show the number of term involved in some of the chemical system। तो ये टेबल में दिखाया जाता है कि नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन टर्म जो इन्वॉल्व रहते हैं केमिकल सिस्टम में वो कैसा होता है। तो ये सब एलिमेंट्स एटम के फॉर्म में, मोनो एटॉमिक फॉर्म में, आयन के फॉर्म में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स और ये नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन टर्म्स। अगर हाइड्रोजन जो है उसका न्यूक्लियर 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो हैमिल्टोनियन टर्म्स क्या रहेगा, 1 + 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 + 1 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब हीलियम प्लस, यहाँ पे एक्चुअली हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है लेकिन उसमें 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 1 होगा, तो न्यूक्लियर 1 इलेक्ट्रॉन 1, तो यहाँ पर भी सेम 3 हो जाएगा। अब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियर 1 और इलेक्ट्रॉन 2, तो अभी n 1 + 2 3 हो जाएगा, फिर 1 + 2 + 1 क्या हो जाएगा 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड होगा 2 की वजह से, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा। तो हीलियम का नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन टर्म 6 है। अब हीलियम 2, अब ये डायटोमिक फॉर्म में है तो न्यूक्लियर 2 रहेगा, इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन टर्म्स कितना होगा, 2 + 4 कितना होगा 6, फिर 6 + 1 7, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2, तो 6 डिवाइड होगा 2 से तो 3 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 हो जाएगा। तो हीलियम डायटोमिक हीलियम जो रहता है उसका नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन टर्म रहेगा 21। अब कार्बन मोनो एटॉमिक है, न्यूक्लियर 1 है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p2, तो n + e क्या होगा 1 + 6 7, फिर n + e + 1 तो क्या हो जाएगा 8, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 28। अब है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है 5 है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन मतलब 4 न्यूक्लियाई है, 1 न्यूक्लियर कार्बन से, ठीक है, तो CH4 मतलब हो गया 5 न्यूक्लियाई। इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10, क्योंकि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है और एक एक इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन से आ रहा है, तो 6 + 4 = 10। तो अभी नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन टर्म्स क्या होगा, नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन टर्म्स जो होगा 5 + 10 विल बी 15, फिर 15 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 2, 16 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 15 विल बी 120 हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 8, हाँ 120 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन में कितने हैं न्यूक्लियाई 6 नहीं 12 है, क्यों, क्योंकि इधर 6 कार्बन है, मतलब 6 न्यूक्लियाई आ गया, 6 हाइड्रोजन है तो 6 आ गया, तो 6 न्यूक्लियाई कार्बन से आ रहा है, 6 न्यूक्लियाई हाइड्रोजन से आ रहा है, तो कितना न्यूक्लियाई है 12, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा 42 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है
और कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 36, 36 प्लस 6 इज 42। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नंबर्स बड़े होंगे। 12 प्लस 42 कितना हो जाएगा? 54। 54 मल्टीप्लाई बाय 55 डिवाइड बाय 2। 54 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 27 हो जाएगा। 27 प्लस 55 तो 1485 वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ H कैप टर्म्स किसका? बेंजीन्स का। Summary: rather than saying that a particle has specific position and momentum, we instead describe it by a wave function psi, which is a wave function of all coordinates of the particle of a time. तो हम पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम को स्पेसिफाई करने के बजाय हम लोग अगर उसका वेव फंक्शन को डिस्क्राइब कर ले, जैसे कि वेव फंक्शन जो है वो पार्टिकल का और टाइम का सभी कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है, क्योंकि एक वेव फंक्शन में पूरा का पूरा पार्टिकल का इंफॉर्मेशन अंदर रहता है वेव फंक्शन में। तो वेव फंक्शन इज इक्वल टू वेव फंक्शन एक्स वाई जेड टी। ठीक है, तो वेव फंक्शन से पता चलेगा, वेव फंक्शन से डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट्स और टाइम को फंक्शन करके लेंगे तो वेव फंक्शन के अंदर। फिर वेव फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड स्टेट फंक्शन और आइगन फंक्शन इज अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। द एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम इज कंटेन इन साई। तो वेव फंक्शन साई में स्टेट फंक्शन या फिर आइगन फंक्शन होता है, और वेव फंक्शन में जो रहता है पूरा का पूरा सिस्टम का इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस रहता है वेव फंक्शन में। फिर पूरा का पूरा सिस्टम का पूरा इंफॉर्मेशन साई के अंदर रहता है, वेव फंक्शन के अंदर रहता है। The Schrödinger formulation of quantum theory revolve around a partial differential equation are popularly known as Schrödinger equations. Over here we have studied time independent Schrödinger equation. तो यहाँ पर क्वांटम थ्योरी का जो Schrödinger formulation है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के आसपास घूमता है, जिसे अब कहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन जो रहता है अगर टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा तो एच कैप साई इक्वल टू ई कैप साई होगा। हैमिल्टनियन ऑपरेटर एच कैप इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर एच कैप इज इक्वल टू टी कैप प्लस वी कैप। अब हैमिल्टनियन ऑपरेटर क्या रहता है? वो टोटल एनर्जी रहता है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर का, तो एच कैप इज इक्वल टू टी कैप प्लस वी कैप। ऑपरेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेशन में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है राइटिंग श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन। कुछ सिस्टम के अंदर सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना पड़ता है। सेकेंड, डिफाइनिंग बाउंड्री कंडीशन फॉर द सिस्टम। सिस्टम के लिए बाउंड्री कंडीशन को डिफाइन करना पड़ता है, जिसमें से एक पार्टिकल इन 1 डायमेंशन होता है, फिर इलेक्ट्रॉन इन एटम रहता है जिसमें एटम का रेडियस रहता है, दूसरा ऑसिलेट और तीसरा ऑसिलेटर होता है। थर्ड, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन। फोर्थ, एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ साइट। तो वेव फंक्शन में से पूरा का पूरा पार्टिकल का सिस्टम का इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ क्वांटम मैकेनिक्स रूल्स फॉलो करते हैं। एक है आइगन फैक्टर, दूसरा है मीन वैल्यू फैक्टर्स। The number of terms in Hamiltonian for a chemical system with n nuclei and e electron can be calculated using given formula below. तो यहाँ पर केमिकल सिस्टम के लिए जो नंबर ऑफ टर्म्स जो है हैमिल्टोनियन में n न्यूक्लियर रहते हैं, e इलेक्ट्रॉन रहता है, जो कैलकुलेट होता है, जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो नंबर ऑफ h कैप टर्म्स का फॉर्मूला है इन ब्रैकेट n प्लस ई मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट n प्लस ई प्लस 1/2। ये कभी यूज़ होता है नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन टर्म जब केमिकल एंटिटी सिस्टम का अगर नंबर ऑफ
हैमिल्टोनियन टर्म जाना तब ये फॉर्मूला यूज़ होता है।